चंद्रचूड़ रैशनल जज माने जाते हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले दिए हम्म। जो जो क्या कहते हैं आपके दक्षिणपंथी विचारधारा को पसंद नहीं है। और ये सर्वविदित है कि देश में दक्षिणपंथी हम्म। सरकार है और दक्षिणपंथी विचारधारा से उसका जो है हम्म। कार्यक्रम है। वामपंथी तो खैर करते ही नहीं है। प्रदेश में भी गवर्नर चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। ऐसे बड़े संवैधानिक मौके पर प्रधानमंत्री का न रहना ये इस बात का जी। निश्चित संकेत है कि कहीं न कहीं आपस में तलवारें खींची हुई। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह को मतलब इग्नोर कर दिया चुनाव प्रचार के लिए। जो कहीं से भी किसी भी जो कानून के जी। जानकार हैं, जो संविधानविद हैं, जो जुडिशरी है, जो वकीलों का वर्ग है, जो बौद्धिकों का वर्ग है, उनको कहीं से भी गले से नहीं उतर रहा है जब वो शपथ ग्रहण के बाद कि उनकी प्राथमिकता आम लोगों की सेवा करना होगा। आगे चलकर वह भारत के सभी नागरिकों का ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा सुनिश्चित करेंगे। जो कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 चीफ जस्टिसों के समय में वो न्यायपालिका पर भरोसा लोगों का कम हो गया, क्योंकि लोग सोचते थे कि जो तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे वही मान लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पद ग्रहण कर चुके हैं। एक दिन फुल फ्लेजेड काम हो चुका है और रिकॉर्डिंग होने तक दूसरा दिन भी कंप्लीट होने वाला है। लेकिन पहले दिन का कामकाज कैसा रहा? कई महत्वपूर्ण ऑर्डर्स टिप्पणी उन्होंने की है। इसके क्या मायने होंगे, ये किस तरफ इशारा है, इसी विषय पर आज बातचीत करने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए JP सिंह साहब से बेहतर वक्ता कौन हो सकता है। कल दिन भर उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे रही होगी, आज भी रही होगी। उनसे जानेंगे कि कल उन्होंने जो जो भी टिप्पणी, ऑर्डर, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उसके मायने क्या हैं और ये किस तरफ इशारा कर रहा है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नहीं गए, नरेंद्र मोदी। इसके भी कुछ मायने हैं क्या? ये सब बात समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने इनिशियल फॉर्मुलेशन टिप्पणी दे दी है। और जी देखिए, अ, जी। देश के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जी। ये जो संविधान के दो सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस समय अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी दायित्व चीफ जस्टिस निभाते हैं। उसी तरह जिस तरह प्रदेश के गवर्नर का पद खाली रहता है तो उस स्टेट का चीफ जस्टिस जो है वो क्या कहते हैं कार्यवाहक गवर्नर के रूप में काम निभाता है या दायित्व निभाता है। जी। उसी तरह प्रदेश में भी गवर्नर चीफ जस्टिस को शपथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। ऐसे बड़े संवैधानिक मौके पर प्रधानमंत्री का न रहना ये इस बात का जी। निश्चित संकेत है कि कहीं न कहीं आपस में तलवारें खींची हुई। क्यों? क्योंकि जो हम्म। तलवारें इनडायरेक्टली खींची हुई हैं वो डायरेक्टली जो है इसी तरह के काम में जो है परिलक्षित होने लगती हैं जब संवैधानिक जो कार्य है उसमें जो है वो क्या कहते हैं किसी की भागीदारी होना या ना होना है। हालांकि इसमें चर्चा नहीं हो रही क्योंकि गोदी मीडिया चर्चा करेगी नहीं
और बाकी लोग भी हैं, उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शपथ ग्रहण समारोह को मतलब इग्नोर कर दिया चुनाव प्रचार के लिए। जो कहीं से भी किसी भी जो जी। कानून के जानकार हैं, जो संविधानविद हैं, जो जुडिशरी है, जो वकीलों का वर्ग है, जो बौद्धिकों का वर्ग है, उनको कहीं से भी गले से नहीं उतर रहा है। और इसके पीछे जो हम्म। कानून के गलियारों में या जुडिशरी के गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि जो ललित साहब और 4 जजों की नियुक्ति करना चाहते थे, जिनका जो है वो कोरम पूरा जी। ना होने की वजह से कॉलेजियम की बैठक नहीं हो सकी, और बाद में उन्होंने बाई सर्कुलेशन करने की कोशिश की, तो उसको जो है वो 2 सीनियर जजों ने, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नजीर ने यह कह करके इनकार कर दिया कि ये नई परंपरा है, इस जी। परंपरा से जजों की नियुक्ति नहीं होती। हालांकि जो नाम है उनसे हम असहमत नहीं है, मतलब ये भी हम्म। सफाई दी कहीं ना कहीं। अब आने हम्म। वाले समय में पता चलेगा कि अब जब नए कॉलेजियम की बैठक होगी और उसमें जो नाम चुन करके जाएंगे, उसमें पता चलेगा कि वो जी। सभी नामों को नई कॉलेजियम दोहराती है या नहीं दोहराती। तो ये बात और स्पष्ट हो हम्म। जाएगी कि नाराजगी का तात्कालिक कारण क्या है। उस कारण के अलावा भी चंद्रचूड़ रैशनल जज माने जाते हैं, और उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले दिए हम्म। जो जो क्या कहते हैं आपके दक्षिणपंथी विचारधारा को पसंद नहीं है। और ये सर्वविदित है कि देश में दक्षिणपंथी हम्म। सरकार है, और दक्षिणपंथी विचारधारा से उसका जो है हम्म। कार्यक्रम है। वामपंथी तो खैर कतई नहीं है, और सेंट्रिस्ट भी नहीं है। उसका एक मतलब पूंजीवादी रुख है, जिसको पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी जो है कहा जाता है। जो भी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं उनको पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी कहा जाता है। खैर, तो चंद्रचूड़ साहब ने शपथ ग्रहण लिया 50वें जज के रूप में, और सबसे पहले 9 तारीख की जी। शुरुआत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कैंपस में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। और शपथ ग्रहण करने हम्म। के बाद जब वो चैम्बर में पहुंचे, तो उन्होंने तिरंगे को प्रणाम किया जो उनके कमरे में लगा हुआ है, राष्ट्रध्वज को जी। उन्होंने प्रणाम किया। और उन्होंने कहा भी जब वो शपथ ग्रहण के बाद कि उनकी प्राथमिकता आम लोगों की सेवा करना होगा, आगे चलकर वह भारत के सभी नागरिकों का ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा सुनिश्चित करेंगे। जो कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 चीफ जस्टिसों के समय में वो न्यायपालिका पर भरोसा लोगों का कम हो गया, क्योंकि लोग सोचते थे कि जो तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल सरकार का पक्ष रखेंगे वही मान लिया जाएगा, और राष्ट्रहित मोड में सरकार, वो जो जुडिशरी है वो कानून और संविधान के बजाय राष्ट्रहित मोड में जो है वो क्या कहते हैं चल रही थी। आपके जब रमना साहब चीफ जस्टिस हुए तो थोड़ा इसमें परिवर्तन आया, लेकिन रमना साहब जजों की नियुक्ति के मामले में उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज किया, और उन्होंने हाई कोर्ट के तमाम जगहों पर जो है दक्षिणपंथी विचारधारा से जो लोग सक्रिय रूप से जुड़े थे उनको हाई कोर्ट में उन्होंने काफी जगह दी, जस्टिस रमना साहब ने। तो इसलिए उनका भी जो है वो मामला जी। उस तरह का नहीं जमा जैसा जमना चाहिए। अब इसके बाद आए आपके ललित साहब। ललित साहब ने 3 महीने में जो 74 दिन थे उनके पास, काफी सुधार की उन्होंने कोशिश की, बहुत ज्यादा मामले निपटवाए, सुधार में उन्होंने काफी किया, लेकिन मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में कुछ नहीं किया, पुरानी परंपरा चलने दी। लेकिन 2 फैसले उनके कार्यकाल में ऐसे हो गए हम्म। जिससे उनकी पूरी विचारधारा पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया। एक तो जीएन साईं बाबा जैसे। के मामले में उन्होंने जो है जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं तुरंत पीठ गठित कर दी, और पीठ ने जो है तुरंत अगले दिन जो है तुरंत सुनवाई करके सारे मामले को और उनकी जो है रिहाई को स्थगित कर दिया। एक जो व्हील चेयर पर चलने वाला 90% विकलांग व्यक्ति, मेडिकली जिसको 90%, आपका जो मेडिकल बोर्ड कह रहा जी। है, मतलब सरकार का मेडिकल बोर्ड कह रहा है, वो कहीं से प्राइवेट नहीं बनवा के लाए हैं, उसकी जो है रिहाई के लिए जो है क्या कहते हैं उस पर जो रोक लग गई,
इससे इनकी जो है वो क्या कहते हैं, लीगल सर्किल से लेके बौद्धिक सर्किल से लेके तमाम जगहों पर बहुत जबरदस्त आलोचना हुई कि उन्होंने जस्टिस एम आर शाह और बेला त्रिवेदी, वो बेला त्रिवेदी जो गुजरात से हैं, एम आर शाह गुजरात से हैं। एम आर शाह सुप्रीम कोर्ट आने के पहले जब पटना हाई कोर्ट में थे तो प्रधानमंत्री की उन्होंने इस तरह से प्रशंसा की थी, चेयर पर बैठे हुए एक जज से इसकी आशा नहीं की जाती। उन्होंने अरुण मिश्रा जी। का भी जो है वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी एक समारोह में प्रधानमंत्री के सामने उनके शान में कसीदे पढ़े थे, और बाद में उनको मानवाधिकार आयोग का हम्म। अध्यक्ष भी बनवाया गया। उनके भी फैसले सर्वविदित जी हैं, किस तरह दक्षिणपंथी फैसले होते थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता था एक मास्टर ऑफ रोस्टर का। लेकिन कल के बारे में बता दें तो कल उनको हम्म। 12:15 के करीब बज गया अपने अपने जो है उसमें कोर्ट में बैठने में। तो जाने के बाद सर सबसे पहले उन्होंने, एक सेकंड सर। जी महात्मा गांधी पे माल्यार्पण किए, तिरंगा को सलाम किए, बाबा साहब से दुआ जी। सलाम नहीं हुई? बाबा अब साहब से बाबा दुआ साहब के सलाम बारे नहीं में हुई? तो नहीं, अब बाबा साहब की हो सकता है कि कोई फोटो जो है लगी ना हो उनके चैम्बर में, और वहां जो है आप बता, या तो जहां और तमाम ल्यूमिनरीज की हम्म। फोटो लगी है वहां जाते। ये तो कैंपस के बाहर जो है इन्होंने उसको किया और उसके बाद वहां तिरंगे को सलाम किया। बाबा साहब का तो मेरा ख्याल से अच्छा, नाम ठीक भी है। नहीं लिया, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये बात नहीं आई। नाम भी नहीं लिया भी लिया। हो तो मैं नहीं, हाँ। तो इसके बाद अच्छा, हाँ, एक अच्छा, और भी ठीक। बात थी, जब वो कल कोर्ट में पहुंचे तो जो है जो सीढ़ियों पर जो जो चपरासी खड़ा था उसने उनका अभिवादन किया, तो उसको भी उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, चंद्रचूड़ अच्छा। साहब ने। और जो बातें कही आम आदमी हम्म। वगैरह की तो आप जानते ही हैं। इसके बाद वो जब 12:15 अपने कोर्ट में गए तो उनकी विनम्रता देखिए, क्योंकि शपथ ग्रहण हुआ, ये हुआ, तब फोटो सेशन हुआ, फिर अपने चैम्बर में गए, तब ना वहां से फिर कोर्ट में सीधे गए। सीधे शपथ लेके तो सीधे जी। कोर्ट में चले नहीं गए। तो जब वहां गए तो उन्होंने नहीं नहीं। जो वकील कल प्रतीक्षारत थे उनसे उन्होंने माफी मांगी अपने विलंब के लिए, हम्म। हम्म। कि जो मैं विलंब से आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरह के सब रिचुअल थे जिसमें समय जो है लग गया। कल जितने उनके यहाँ डेट लगी थी उन सब की सुनवाई में उनको जो है वो पूरा नहीं कर सके, और कल सवेरे से शपथ ग्रहण वगैरह था तो कल वो देर तक नहीं बैठे, वो टाइम से ही लगभग उठ गए। तो उसमें बहुत से मामले जो है वो बिना सुनवाई के रह गए, क्योंकि जितने मामले लगे तो उन सब की सुनवाई नहीं हो पाई। उन्होंने एक बात कल और कही थी कि वो टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्री, न्यायिक सुधारों समेत हर पहलुओं में नागरिकों का ध्यान रखेंगे। और आज उन्होंने हम्म। रजिस्ट्री से संबंधित जो एक बहुत बड़ी शिकायत सीनियर वकीलों को रही है कि मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में मनमाने ढंग से चहेते क्या कहते हैं आपके बेंचों में सरकार के पक्ष के मामले जो है वो क्या कहते हैं सौंपे जाते हैं, जहां एक माइंडसेट दक्षिण पंथ का है, और वहां उसी तरह के निर्णय होते हैं चाहे जितनी आप बहस कर लीजिए। उसको उन्होंने आज जो है वो क्या कहते हैं सुधार दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी नए मामले दाखिल होंगे, केसेस, उनका रजिस्ट्री में हम्म। ऑटोमेटिक जो है वो क्या कहते हैं पोस्टिंग होगी, स्वचालित सूची होगी, जिसको कि जस्टिस दीपक मिश्रा के हम्म। कार्यकाल में बदल दिया गया था, और मास्टर ऑफ रोस्टर की अवधारणा लाके आपके सीधे उनको कर दिया गया था। हाँ, अभी मास्टर ऑफ रोस्टर ये हैं इस रूप में कि जो मेंशन वाले मामले हैं, जो लोग जाके उल्लेख करते हैं कि इस मामले की आज सुनवाई हो जाए तो हम्म। अच्छा है, वो मामले इनके कोर्ट में रहेंगे। मतलब इनके कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं, मेंशन का जो है प्रावधान बरकरार है, ये नहीं कि ऑटोमेटिक लगा है तो तभी सुनवाई होगी। अगर कोई जल्दी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, फिर वो जो है वो आपका मास्टर ऑफ रोस्टर उसकी सुनवाई की निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो पहले जी। था ना कि मतलब क्या कहते हैं चीन चीन के जो है वो जो कोर्टों में लगता था मामला, स्वचालित होने से ये मामला चीन चीन के कोर्टों में नहीं पहच- लगेगा। पहचान के। हाँ, चीन जी। चीन के, मतलब पहचान के, कि भाई ये जो है इनके यहाँ पहचान। जाएगा तो इसमें रिलीफ मिलेगी, इनके यहाँ जाएगा तो रिलीफ नहीं मिलेगी। तो इसमें रिलीफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब जैसे ललित साहब ने जो आपका क्या कहते हैं इमार शाह की कोर्ट और बेला त्रिवेदी की कोर्ट कर दी, अब उसके बाद देखिए आप, जी। ललित साहब ने जाते जाते भी एक ब्लंडर कर दिया।
10%। ललित साहब ने जाते जाते 10%। एक जो है वो हीनियस क्राइम में जो है तीन जो है उनके हीनियस अपराधियों को छोड़ दिया, जो एक लड़की के साथ बिल्कुल निर्भया जैसा कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, आंखों पर जो है एसिड डाल दिया गया था। अगर जो है उसमें कोर्ट की परंपरा रही है कि अगर जो है क्या कहते हैं इस तरह के मामले हैं तो कोर्ट री इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है सौंप देती है, कोर्ट जो है फिर से रिमांड कर देती है वापस लोअर कोर्ट में कि इसको आप फिर से सुनवाई कीजिए, हैं। बहुत से उसके उन्होंने उसको सीधे सीधे संदेह का लाभ दे दिया। तो संदेह का लाभ इस तरह के मामले में आप देख रहे हैं, वो भी वो गिरोह है जिसने ये किया है, जो कि मतलब पहले से ही बहुत ही कुख्यात टाइप का गिरोह है। और इस तरह तो जो है पूरे कानून पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन इसको जो है ललित साहब ने जो है मतलब क्या कहते हैं चले करके चले गए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस उसमें क्या कहते हैं आपका रिजर्वेशन का जो मामला था, उसमें उन्होंने उसी जस्टिस बेला त्रिवेदी को रखा जिसने जीएन साईं बाबा में जो है वो क्या कहते हैं राग दरबारी गाकर एम आर शाह के साथ जो है जीएन साईं बाबा पर रोक लगा दी थी। उन्होंने उन्हीं बेला त्रिवेदी को रखा जिन्होंने अपने आर्डर में आगे का भी वर्डिक्ट पास कर दिया है कि आरक्षण जो है आज आजीवन नहीं चल सकता, इसकी एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए वगैरह वगैरह। आरक्षण के खिलाफ जितना विश्वमन करना था बेला त्रिवेदी ने किया। फिर जो है उन्होंने पारदीवाला साहब को रखा, ये वो पारदीवाला साहब हैं जिन्होंने हार्दिक पटेल मामले में आरक्षण को लेके, क्योंकि हार्दिक पटेल आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा कलंक है जो है ये और सबसे बड़ी समस्या है ये आरक्षण, इसको समाप्त करना चाहिए। बाद में जब वो आपके राज्यसभा में 50 मेंबरों ने नोटिस दे दिया महाभियोग की, तो फिर उसको उन्होंने वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद सरकार के दबाव में कहिए जैसे कहिए ऐसे आदमी को जो इस तरह के संवैधानिक प्रश्नों पर लूज टॉक करता है कि एक बार उसने आदेश दिया, उसमें इतना गट्स नहीं है कि उस पर कायम रहे, उसको वापस ले लेता है। उसको जो है वो रमना साहब की कॉलेजियम ने जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया। अब उसके बाद आपने उनको रख दिया। तो ये जो है इन्होंने जो दो तीन कृत्य किए, इनके इन कृत्यों पर जो ललित साहब का जितना सुधार का उसका कार्यक्रम था उस पर ये बदनुमा दाग की तरह चस्पा हो गए। और इन्होंने बहुत आपको निरपेक्ष या निष्पक्ष अपने को दिखाने की जो कोशिश की, उस पर जो है एक बहुत गहरा जो है प्रश्न चिन्ह दाग लग गया इन दो तीन कारणों से। वो बेला त्रिवेदी हैं, वो एम आर शाह हैं। और फिर आपने जिस तरह जो है क्या कहते हैं मतलब साईं बाबा को बताइए, शाम को आपने आपको अभी अभी देखिए आपको एक और इसमें एक मतलब इसके से मिलता जुलता मामला बताते हैं। कल जी। राउत साहब की जमानत मंजूर हुई। संजय राउत। संजय राउत और संजय राउत की राउत, हाँ। जमानत मंजूर, हाँ संजय राउत और राउत साहब की जमानत मंजूर हुई तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब हम इसमें अपील करेंगे, इसको आप अभी फिलहाल स्थगित रखिए। लेकिन वो हम्म। विशेष न्यायाधीश ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने यहां तक टिप्पणी की कि ये सिविल मामले को जबरदस्ती पीएमएलए मामला बनाया गया और ये कहाँ की एफआईआर कहाँ के लागे किया गया और इसमें शुद्ध रूप से विद्वेषपूर्ण ढंग से जो है संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, ये गिरफ्तारी बिल्कुल अवैध है। ये टिप्पणी है आपके क्या कहते हैं विशेष न्यायाधीश पीएमएलए कोर्ट। अब इस पर भी बहस हो सकता है, ये कल हुआ है। लेकिन आप समझिए कि इसके बाद जो अनिल सिंह थे आपके जो सर पीएमएलए के वकील ईडी के वकील थे, वो हाई कोर्ट पहुंच गए, बॉम्बे हाई कोर्ट। और उन्होंने सोचा कि जैसे आपके दिल्ली में जो है क्या कहते हैं साईं बाबा के मामले में वो तुरंत हुआ और जो उस पर सब रोक लग गई, उससे वहां रोक लग जाएगी। वहां जज ने कहा नथिंग डूइंग, मैं इसको कल सुनूंगा आज नहीं सुनूंगा, आप कल जो है कोर्ट में आइएगा आज के लिए। नतीजा क्या हुआ कि संजय हम्म। राउत शाम को रिहा हो गए वहां आपके। हम्म। अब आज वहां सुनवाई है, अब सुनवाई होगी नहीं होगी, कहाँ होगी, किसके यहाँ होगी, अभी ये मामला आया नहीं। तो न्याय किस तरह डिलीवर किया जा रहा है, ये हर चीफ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हम्म। चिन्ह है। और हम लोगों का ये मानना है, मेरा हम्म। विशेष रूप से, कि ये केंद्र में आपके जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस के रूप में चंद्रचूड़ साहब की नियुक्ति हुई है, जो बहुत रैशनल हैं, जिन्होंने साफ कहा कि हम आम आदमी का भरोसा जो है उसमें न्यायपालिका में कायम करेंगे। तो कहीं ना कहीं संजय राउत पर जो वहां के हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई नहीं की, मेरा मानना है कि उसका कुछ न कुछ प्रभाव है ये, नहीं तो फिल्टर सुनवाई डाउन करके करता है इससे ना, कर सकते फिल्टर थे। डाउन नीचे जाता है।
जी। जी। तो ये तो सब कल फिल्टर डाउन कल करता है, जो इससे जो काफी सुनवाई प्रभाव पड़ती है। उन्होंने की है, हाँ। जी। कल जो उन्होंने सुनवाई की है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या अब इशारा है? सर ये अभी जो है उनके जो यहाँ कल कौन से केस लगे थे, तो केस तो जनरल भी लगते हैं ना, तो वो सब जनरल केस लगे थे, तो उनका कोई जी। ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उस पर कोई रिपोर्टिंग किसी जगह नहीं आई कि उन्होंने किसी में क्या आदेश किया। एक रिपोर्टिंग आई आजम खां में। आजम खां के जी, मामले क्या में था 10 उसमें से? तारीख को आज आजम खां के मामले में 10 तारीख को आज अधिसूचना जारी होनी थी, वहां उपचुनाव की रामपुर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जी। अधिसूचना मत जारी करिए, अभी आप रुकिए। और हम्म। उन्होंने पूछा इनसे कि क्या आपने सेशन कोर्ट में इस अपील के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ अपील की है? तो आजम खां के हम्म। वकील जो है वो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हमने इसमें अपील की है, जिसमें 15 तारीख लगी है, मतलब 15 नवंबर सुनवाई के लिए। और हमने जो अपील की है उसमें सुनवाई के लिए लगी है, हम्म। उसमें कोई आदेश पारित नहीं हुआ कि हमारा स्टे रहेगा नहीं स्टे होगा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ये 10 तारीख को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी और 10 तारीख को उसका फैसला देंगे, आप 10 तारीख का ये रोक दीजिए। हम्म। तो आज जो है वो आजम खां पर हम्म। सुनवाई सेशन कोर्ट में हो रही है। तो उन्होंने एक प्रक्रिया को तो हम्म। बहाल रखा, ये तो नहीं किया ना कि वो जो है जाहिर एक्स्ट्रा है, यही है। जुडिशियल उनको जो है क्या कहते हैं दंड दे दिया गया इसकी आड़ में, कि भाई अभी बात ये है ना कि जी। जैसे मान लीजिए तलाक का मुकदमा है, आपका एक तरफा तलाक मंजूर हो गया। हालांकि जी। काफी अब सब चीजों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि तलाक मंजूर होगा तो कितने दिन बाद आप शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। संजय सिंह का केस, इसमें जो नेता हम्म। संजय सिंह का केस है बहुत, उसमें जो है क्या कहते हैं आपका, उन्होंने एक तरफा तलाक लिया और तलाक लेके तुरंत जो है वो अमिता सिंह से शादी कर ली। और उसके बाद जब उनकी पहली जी। पत्नी को पता चला तो गई, तो पता चला कि उनकी जगह कोई फर्जी लोग वहां पर उपस्थित हो गए थे, उन्होंने कंटेस्ट कर दिया। लेकिन तब तक तो तलाक आपने शादी कर लिया ना उसकी आड़ में कि हम्म। साहब हमारा तो जब हमने विवाह किया दूसरा तो जो है तलाक जी। हमने ले लिया था। तो इसी तरह इन्होंने किया था कि इधर हुआ उधर उन्होंने सतीश महाना ने जी। जी। जो है उनको वो घोषित कर दिया, और जो है आपका क्या कहते हैं चुनाव की तारीख भी घोषित हो गई। तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या जल्दी है, आजम खां को भी सांस लेने दें, इतनी कौन सी जल्दी है। और उसी में खतौली के एक विधायक को हिंसा के आरोप में 2 साल की सजा हो गई, और वो इनके पहले हुई 12 अक्टूबर को ही उनको सजा हुई। और उनके मामले को जो है अभी तक उनको जो है वो हम्म। अपदस्थ नहीं किया गया था कि इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, उनको उठाया उन्होंने। इनके चिदम्बरम ने, वकील ने भी उठाया, चिदम्बरम साहब ने, उन्होंने भी उठाया, कोर्ट ने भी, फिर आखिर आखिर उनकी आपने क्यों नहीं की, इनके में इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। यार धीरज धरिए, अभी इंतजार कीजिए, हम 9 तारीख को सुनेंगे। और 9 तारीख को उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को कहा कि आप इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, और कहा कि आप आज सुन के इस मामले को पहले डिसाइड कीजिए कि अगर स्टे हो जाएगा तो अपने आप सब मामला स्टे रहेगा, और नहीं स्टे होगा ये तो एक तो संकेत है ना। वो क्या। ये तो एक अब इसको आप संकेत है। संकेत मानिए, नहीं संकेत मानिए जो मानिए, लेकिन एक प्रोसेस है कि नहीं है, उस प्रोसेस का कंप्लीशन हुआ कि नहीं हुआ। वही वही अब वही मान लीजिए कि, हाँ तो मान लीजिए कि आज अगर कोर्ट उनके मामले को रिजेक्ट भी कर देती है तो उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फिर जाने का अवसर रहेगा कि नहीं रहेगा। भले सुप्रीम कोर्ट फिर उसको स्टे करे ना करे, हाई कोर्ट स्टे करे ना करे, लेकिन एक प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ। आप तो बिना प्रोसेस के ही किसी को फांसी की सजा देना चाहते हैं। अरे पहले आप दोष सिद्ध कीजिए, जो सर। प्रक्रियात्मक पालन कीजिए, तब तो फांसी देंगे। जी। ये राजनीतिक फांसी तो है आजम खां के लिए। जी। जाहिर है। बो, आप बोलिए। इलाहाबाद में रहते हैं, जस्टिस चंचूड़ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं। उनके जी। मोडस ऑपरेंडी, काम करने की शैली को आप नजदीक से आपने जांच पड़ताल की होगी, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं। और जी। भारत में अभी दक्षिणपंथी सरकार है ना, जहाँ की जी। तरह तरह के भाषण नेता भी देते हैं और साधु भी देते हैं। जी। और इनकी जो पूरी एजुकेशन है, इनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हुए हैं, एजुकेशन जो है लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर हुई है। ये कैसे जी। रिकंसाइल हो पाएगा, या आइडिया का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, आइडियोलॉजी का? देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यवहार से बंधे हुए व्यक्ति नहीं होते, और जो जी। जजेस जितने भी हैं सबको एक विवेकाधीन अधिकार होता है।
उस विवेकाधीन अधिकार के तहत वो कानून के अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। वो वहां बंधे होते हैं जहां उनसे बड़ी बेंच ने कोई एक जो है वो बाध्यकारी वो पारित कर रखा होता है, व्यवस्था दे रखी होती है कि भाई 9 बेंच की, जैसे उन्होंने दिया तो 9 बेंच का दिया, तो उन्होंने 103 से जो 103वां अमेंडमेंट किया उसे 9 बेंच के उसको निगेट कर दिया। वो 50% को निगेट कर दिया, कह दिया कि साहब आर्थिक आधार पर भी हो सकता है। उसको लोगों ने जो चैलेंज किया उसको उन्होंने ठीक से चैलेंज नहीं किया, उसको उन्होंने एक केस के रूप में चैलेंज कर दिया। जबकि उनको ये कहना चाहिए कि ये चूंकि उस संविधान संशोधन को, मतलब जो कोर्ट का आदेश था उसको इन्होंने इस संविधान संशोधन के माध्यम से निगेट किया है, इसलिए इस पर जो है 9 से अधिक जजों की बेंच को ही विचार किया जाना चाहिए, उससे कम के जजों की बेंच को विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये बात जो है उसमें लाना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, रिकॉर्ड में लाना चाहिए था। जो इनके जो भी जी वकील रहे जी हों उन्होंने ये एक बेसिक गलती की। क्यों? क्योंकि हम लोग जो कह रहे हैं कि 9 को इन्होंने निगेट कर दिया, तो 103 में निगेट करने की व्यवस्था है, वो संविधान संशोधन है। तो उस संशोधन को आपने जरूर चैलेंज किया, लेकिन आपने उसको ये नहीं चैलेंज किया कि इससे 9 जजों का जो बाध्यकारी आदेश है, जो अभी तक लगातार सब मामलों में चल रहा था, वो इससे निगेट हो रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है, या वो निष्प्रभावी हो रहा है। तो जी। इसको चूंकि 9 जजों की बेंच ने किया था, इसलिए इसका जो संविधान पीठ बने वो 11 जजों से कम की नहीं बननी चाहिए। ये इनको रिकॉर्ड में लाना चाहिए हम्म। हाँ। तो इससे केस में जी और मजबूती होती। मैं नहीं कह रहा हूं कि 5 बेंच में सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मनमाने पे उतर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मान लीजिए भी थोड़ी देर के लिए नोटबंदी पर मामला फंसा हुआ है, और नोटबंदी पर अगर ये सब ठीक से जवाब नहीं देते, जैसा कि मामला फंसा हुआ है, या मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि साहब ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है, तो नरेंद्र मोदी सरकार का क्या होगा? है कहीं कोई व्यवस्था कि अगर सरकार जो है संविधान के खिलाफ कोई काम करती है, संविधान के खिलाफ कोई काम करती है और कोर्ट होल्ड करती है कि ये सब संविधान के खिलाफ आपने काम किया है, इतना गंभीर काम किया है, इसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर सरकार का होगा क्या? ये बताइए आप। क्या सरकार को कोर्ट बर्खास्त कर जी। सकती है? क्या सरकार नए हम्म। चुनाव का ऐलान कर सकती है? क्या करेगी कोर्ट? हमारे ख्याल से हमें तो जो है अभी तक ये कहीं पढ़ने को जो है संविधान की किताब में नहीं मिला कि, क्योंकि ये कल्पना ही नहीं की गई थी कि सरकार, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कल्पना नहीं की थी कि सरकार ही संविधान को जो है क्या कहते हैं, मतलब ठेंगा दिखा देगी या उसकी धज्जियां उड़ा देगी। तो क्या करेंगे आप, ही बताइए आप। हाँ, तो ये बात तो सवाल है। इस बात का है कि सब चीज एक आदर्श स्थिति पर ही है ना। तो अब यही मामला है। अब चंद्रचूड़ साहब देखिए कितना इसको स्थापित करते हैं, कितना जो है जब ऑटोमेटिक होता है तो लोगों का जो है चलिए, इसमें कितना फुल प्रूफ होता है, नहीं होता है। जी। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, और एक लेख हमने अंबेडकर नामा पर उनका सुनाया भी था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और पहला दिन, आज दूसरा दिन जस्टिस चंद्रचूड़ का सुप्रीम कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीता है। अभी देखना, समीक्षा करना अभी बाकी होगा। कुछ महीने काम करने के बाद जब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उनके कोर्ट में आएंगे, क्या निर्णय करते हैं, उसके हिसाब से ही पत्रकार, सोशल साइंटिस्ट और लोग, पॉलिटिकल क्लास, उनकी समीक्षा करेंगे। जेपी सिंह साहब थे, परत दर परत उन्होंने स्पष्टता के साथ बताया है। और इस एपिसोड में उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित साहब की समीक्षा कर दी। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले एपिसोड में जेपी सिंह साहब से जब बात करूंगा तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूं आपसे। शुक्रिया।